गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। तो हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे भाई, उसमें मूल कंसेप्ट हो गया था और किसी ने कॉपी नहीं भेजी भाई। भेजो कॉपी, बताओ क्या समझ में आया क्या नहीं। न्यूमेरिकल्स भी नहीं भेजे, तभी तो पता चलेगा कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई। ठीक है, चलो एक अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये बोल रहा है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि कुछ रूल हैं। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में रूल पहले ही होते हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है। बात समझो, स्कूल में रूल पहले ही होते हैं कि हमें ड्रेस पहन के जानी है, फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ जो केमिकल कम्बिनेशन है वो ऐसे हैं कि फॉलो तो पहले ही हो चुके हैं, बस हमने उनको बाद में बनाया है कि हाँ ऐसा होता है। तो ये उल्टा है कि जो चीज़ बन चुकी है उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो बनी कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया कि ये इस तरीके से बनी होगी, या ये और ये दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों में ये ऐसे सिमिलरिटी है या ऐसे वो एक रेशियो में है, कैसे वो रूल है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो रूल एज सच ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है, वो तो होगा ही। ठीक है, उसको नहीं बदल सकते हम, लेकिन हमने उसको एक रूल में लिख लिया है कि भाई हाँ ऐसे होता है। तो देखो इसके लिए हमें एक तो पता है, एक तो ये होना चाहिए कि एक तो एटॉमिक मास इसके लिए जिम्मेदार है, और दूसरा इसके लिए एक तो उनका वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट जिम्मेदार है। वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग चीज़ें होती है भाई। ठीक है, वैलेंसी फिक्स रहती है, ठीक है, किसी कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरी कर सकती है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो करेंगे इसके बारे में बात। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो भाई, पहला लॉ क्या है, वो तो सबसे आसान है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या कह रहा है कि कोई रिएक्टेंट ए है और बी है, वो मिलके हमें क्या दे रहा है, सी प्लस डी। प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, सी प्लस डी। मान लिया ए कितना था 10, बी कितना था 20। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये 30। तो यहाँ पे मान लिया सी बन गया 15 और डी भी क्या बन गया 15। तो ये भी कितना बन गया 30। अब इसको ये मत कर देना कि 30 इधर और 30 इधर और ये टोटल हो गया 60। नहीं भाई, ऐसे नहीं है। जब ये 10 इस 20 के साथ रिएक्ट कर गया पूरा पूरा पूरा, तब ये 15 बना और ये 15। तो मतलब शुरू में तो जब ये 10 और 20 था तो सी और डी तो थे ही नहीं, वो 0 0 थे। ठीक है, फिर जब ये 0 0 हो गए तो ये कितना बन गया 15 और 15 बन गया। तो इस तरीके से टोटल अब भी कितना रहेगा, टोटल 30 रहेगा। यहाँ पे भी कितना था 10 प्लस 20 प्लस जीरो, यहाँ भी कितना था 30। तो टोटल मास बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दो, ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी जब सी प्लस डी बना रहे थे तो 10 और जो ये 20 था इसमें से 2 इधर बच गया और 4 इधर बच गया। ठीक है, 2 इधर बच गया और 4 इधर बच गया, 6 बच गया। अब यहाँ पे कितना बन गया, ये 12 और 12 एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, कितना बन गया 12 और 12, यहाँ पे 0 0 था। तो 12 अब जोड़ सकते हो इन सबको, अब इन सबको जोड़ो, 2 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 12, अब भी कितना हुआ 30। तो टोटल मास अब भी फिक्स रहेगा, टोटल मास अब भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये था बिफोर रिएक्शन, ये क्या है आफ्टर रिएक्शन। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट कर जाए जो यहाँ पे था कि 10 20 के साथ पूरा रिएक्ट हो गया, खत्म हो गए, तो 0 0 हो गए, ए और बी बचे ही नहीं, सिर्फ क्या बचे सी और डी, तब भी उनका मास उतना ही रहेगा टोटल। ठीक है, और जो ए और बी हैं वो पूरे रिएक्ट ना हो, वे भी थोड़े से बच गए हों, और डी सी और डी फिर पूरे नहीं बनेंगे जितने बन सकते थे उनसे, तो वो भी थोड़े थोड़े क्या बनेंगे कम, लेकिन टोटल मास उनका क्या रहेगा भी सेम रहेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ठीक है, बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसे ही है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ए बी से किस में चला जाएगा, सी डी में चला जाएगा। अब इसको ये भी मत मान के चलना कि हमेशा ही ऐसा होता है कि सी डी बराबर बनेंगे, नहीं, ये तो बस एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया था मैंने। कभी ये सोच यही दिमाग में बैठा लो कि ये 15 बना था तो ये भी 15 ही बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम। देखो हमने पढ़ा था नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती हैं तो वो हमें क्या देती हैं,
अमोनिया देती है NH3। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये है इसमें क्यों लिखने का तरीका, वो बैलेंस भी होनी चाहिए इक्वेशन। तो जो नाइट्रोजन है उसका मास कितना होता है 14, और 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया 28। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, और 3 हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो टोटल कितना हो गया 6। ठीक है, जब 28 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन आपस में मिलेंगी तो कितनी बनाएंगी 34 ग्राम NH3। लेकिन कब बनाएंगी 34 ग्राम, जब ये दोनों खत्म हो गई होंगी, वहां पे नाइट्रोजन भी 0 हाइड्रोजन भी 0, तभी ये 34 बनेगी। ठीक है, मान लिया ये 28 थी, ये 28 में से 21 ही रिएक्ट की, तो उसी रेशियो में ये भी रिएक्ट करेगी, जैसे मैंने उस दिन न्यूमेरिकल करवाया था मोल कंसेप्ट में। तो ये 21 के हिसाब से 4.5 ही रिएक्ट करेगी, एक रेशियो में रिएक्ट करती है, यही अगला ला है। तो 21 और 4 है 25, मतलब इतनी रिएक्ट कर गई। तो बची कितनी 28 में से 21 रिएक्ट करगी 7 बच गई, 6 में से 4.5 रिएक्ट करगी कितनी बच गई 1.5 बच गई। तो 7 और 1.5 ये तो बच गई। ठीक है, रिएक्ट कितनी की 21 और 4.5, तो कितनी बच गई 25.5 बन गई। तो अब टोटल प्रोडक्ट कितना बना 25.5 और 1.5 27 और 7 34। अब भी टोटल सम कितना है 34, लेकिन ये बची हुई अमाउंट है और ये इसकी बनी हुई अमाउंट है। तो टोटल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सम वो कितना होना चाहिए सेम होना चाहिए, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान रखना भाई, ये मत कर देना कि जितना ये था उतना ही ये बन जाएगा, जरूरी नहीं। ठीक है, ये बच्चा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, और ये जरूरी नहीं कि A B से C D बराबर मात्रा में बनेंगे, वो अलग अलग भी बन सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है कि मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। अगला है लॉ, सेकेंड लॉ। अब ये 3 लॉ थोड़े इंपॉर्टेंट से हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन 9th क्लास में भी पढ़े तुमने ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब रेशियो क्या रहेगा सेम। तो देखो क्या कह रहा है वो सिंपल सी बात कह रहा है कि A और B अगर आपस में जुड़ के एक AB बनाते हैं, क्या बनाते हैं AB, तो देखो A का मास तो फिक्स है ना बेटा, एटॉमिक मास तो सबका फिक्स है, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है फिक्स है। मान लिया Na और Cl आपस में मिलके क्या बना रहे हैं NaCl, तो Na का मास तो फिक्स है 23, Cl का मास कितना है 35। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा जब ये दोनों पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये कितना बन जाएगा 58.5। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये कहना चाहता है कि NaCl या जो ये कोई भी प्रोडक्ट ले लो, H2O ले लो, CO2 ले लो। ठीक है, मान लिया CO2 ले लिया, CO2 बनी है C+O2 से CO2, या CO2 बनी है CaCO3 को तोड़ने से CaO+CO2। यहाँ भी CO2 बन रही है, यहाँ भी CO2 बन रही है, लेकिन इसका बनने का तरीका क्या है अलग, यहाँ से CO2 बनने का तरीका क्या है अलग, ये CaCO3 से बन रही है, दोनों की रिएक्टेंट अलग है ना, लेकिन CO2 तो बन रही है। तो CO2 जब भी बनेगी तो C कितना है इसमें 12, O कितना है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है मास का, क्या है मास का जो रेशियो है वो क्या रहेगा फिक्स रहेगा। जब भी CO2 बनेगी, कभी भी बने, कैसे भी बने, किसी भी रिएक्टेंट से बने, कहीं भी बने, भारत में बने, पाकिस्तान में बने, अफगानिस्तान में बने, ऑस्ट्रेलिया में बने, कहीं भी बने, जो CO2 बनेगी तो C का और O का जो मास का रेशियो है वो क्या रहेगा सेम। इसको काट लेंगे 4 3 जा 4 8 जा, सिंपल रेशियो में ले आएंगे बिल्कुल। तो क्या रेशियो आया 3:8, ये फिक्स हो गया। अब क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। CO2 कभी भी बनेगी इसके मास का रेशियो हमेशा यही रहेगा, किसका C का और O का। तो यही बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कि जब भी 2 एटम आपस में जुड़ेंगे और कोई वो एक फिक्स्ड कंपाउंड बनाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है सर C और O जुड़े और CO बनाए CO2 ना बनाए, है ना, तो C+O2 इसको बैलेंस करेंगे 2CO बन जाए। तो बेटा यहाँ पे CO बना है, क्या बना है CO, रिएक्टेंट तो सेम है कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन बना क्या है CO का रेशियो हमेशा क्या रहेगा 12:16, क्या रहेगा 3:4। तो वो CO का फिक्स है, ये CO का फिक्स हो गया कि CO कहीं से भी मिले 3:4 रहेगा। ठीक है,
तो हमें देखना कि प्रोडक्ट कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, किसी भी रिएक्टेंट से मिले, लेकिन उनके मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है भाई, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। किसी को डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो वो भी बता देंगे। ठीक है, तो बुक में डेफिनेशन दे रखी है, ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। अगर एक केमिकल कंपाउंड बना है सेम एलिमेंट से, ठीक है, कंबाइंड टुगेदर, दोनों आपस में जुड़े हैं, वो कैसे जुड़ेंगे, इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मास का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ गया भाई? तो ये थी डेफिनेशन बुक में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है तुम्हें और कुछ नहीं। ठीक है, ये भी बात है कि तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन करनी है यहाँ से। अब आ गया तीसरा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो ये क्या कह रहा है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, बहुत, और ये बहुत का क्या मतलब है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, CO2, और कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, CO, दोनों चीज़ें बनाते हैं ना। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो कार्बोनेट आयन भी बनाते हैं। चलो उसका एग्जांपल नहीं लेते हैं। ठीक है, यही देखो, तो ये कहना चाहता है कि अगर जो दो एलिमेंट हैं, C एक एलिमेंट है, O एक एलिमेंट, जब वो आपस में मिल रहे हैं तो वो एक ही प्रकार का कंपाउंड नहीं दे रहे, C और O मिलने से एक और अलग प्रकार का कंपाउंड दे रहे हैं। तो इन दोनों कंपाउंड में देखो, C और CO2 में देख लेते हैं पहले, O का रेशियो कितना निकाला था, 3:8 अभी निकाला था, और CO में C और O का रेशियो कितना है, 3:4। तो दोनों में C कितना है, दोनों में C कितना भाई, 3। ठीक है, 3:3 कितना रहेगा, 1। लेकिन ये रेशियो क्या है, 8 और 4, 8 और 4, तो ये तो रेशियो क्या आया, 2:1 आया। क्या आया, 2:1। C और C का रेशियो क्या है, 1:1। तो ये तो फिक्स हो गया। फिक्स मतलब ये लगा लो सेम है। क्या है, सेम। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या, कि जब दो एटम, दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, CO2 भी बनाते हैं, CO भी बनाते हैं, वही C और O मिलके CO2 भी बनाते हैं, वही C और O मिलके CO भी बना सकते हैं। तो जब एक दो प्रकार के एटम दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं, कंपाउंड, और जिसमें एक का मास फिक्स कर दें, एक का मास क्या कर दें, फिक्स, तो जो दूसरा है उन दोनों का जब मास आपस में देखोगे तो वो किसी रेशियो में होगा। बस यही कह रहा है, वो क्या होगा, किसी रेशियो में होगा ही भाई, क्योंकि यहाँ पे इनके जो चार्ज है, जो इनकी वैलेंसी है वो भी अलग अलग वो हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे CO2 में जो C है वो अलग उसमें है, वैलेंसी में यहाँ अलग है, वो छोड़ो उसको तुम। बस इतना याद रखो कि जब एक कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट, जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ के दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं, कंपाउंड, या एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो अगर एक का मास फिक्स कर दे तो जो दूसरा है वो आपस में क्या रखेगा, एक होल नंबर, एक होल नंबर तो नहीं, एक सिंपल रेशियो बियर करेगा। तो यही बोलते हैं भाई लॉ ऑफ आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपका इतना ही है। ठीक है, तो इसमें और कुछ ये देखने की जरूरत नहीं कि पता नहीं क्या दे दिया क्या नहीं दे दिया। ठीक है बेटा, तो आगे अपना जो आ गया है, इसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद आ जाएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में देखेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ दोबारा। वो क्या बोल रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन, जब दो एलिमेंट जुड़ते हैं कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, जब दो भी बना सकते हैं, दो से ज़्यादा भी, उसका भी एग्जाम्पल बुक में दे रखा, पढ़ लेंगे। तो जो मास है एक एलिमेंट का, वो अगर आप फिक्स कर दोगे, ठीक है, मास क्या कर दोगे, फिक्स, तो जो दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो वो आपस में क्या रखेंगे, एक सिंपल रेशियो रखेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ क्या सिंपल रेशियो रखते हैं, 2:1। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये डेफिनेशन थी, बुक में तुम्हें मिल जाएगी, ये तुम्हें याद करनी है। आगे इसके बाद क्या आ गया, चौथा लॉ, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है बेटा। ठीक है, तो चौथा लॉ देखो क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल का मतलब तो क्या होता है कि रेसिप्रोकल का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जैसे को तैसा, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जैसे को तैसा है, इस तरीके से इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं हम। मतलब
तो मेरे को मुक्का मारेगा, मैं तेरे को मुक्का मारूंगा, मतलब ऐसे इस तरीके से है। तो मतलब तुम मेरे को पैसे देगा तो मैं तेरे को तेरे वापस दे दूंगा। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये क्या कहना चाहता है, ये थोड़ा अजीब सा है, बुक में भी डेफिनेशन अजीब दे रखी है। सुनो, एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी और एक एलिमेंट क्या है सी। अब 3 एलिमेंट आ गए, अभी तक 3 एलिमेंट की बात नहीं हुई थी, लेकिन अभी 3 एलिमेंट आ गए, लेकिन जुड़ेंगे एक बार में 2 ही, जुड़ेंगे एक बार में 2, ये जरूर याद रखना। तो जब ए बी के साथ जुड़ेगा तो वो कोई भी कंपाउंड बनाए, ए बी बना सकता है वो, या AB2 बना सकता है वो, या A2B बना सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी हैं, ये डिपेंड करेगा उसके चार्ज के ऊपर। 9th क्लास में तूने पढ़ा है ना, Na के ऊपर +1 चार्ज है, Cl के ऊपर -1 चार्ज है। तो दोनों का जब चार्ज सेम रहता है तो उनको एक ही बार लिख देते हैं, NaCl। इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। मान लिया Mg है +2 है, Cl है -1, दोनों का जब चार्ज सेम ना हो, प्लस और माइनस ये तो अलग होंगे ही, इनके नंबर की बात है। इसका नंबर है 2, इसका नंबर क्या है 1। जब सेम ना हो तो क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Mg कितनी बार, 1 बार, Cl कितनी बार, 2 बार। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, MgCl2, AB2 टाइप का, AB2 टाइप का। NaCl कैसा है, AB टाइप का, ठीक है। ऐसे ही A2B टाइप का भी बन सकता है। मान लिया तुम्हारे पास क्या हो, Na है ना, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो, ऑक्सीजन, ठीक है। तो Na पे होता है +1, ऑक्सीजन पे होता है -2, तो क्या बनेगा 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा Na2O। तो डिपेंड करता है इनकी वैलेंसी के ऊपर। तुम बस याद रखो, ए बी के साथ रिएक्ट किया कोई प्रोडक्ट बनता है, वही ए सी के साथ रिएक्ट किया तो भी कोई प्रोडक्ट बन सकता है, AC, A2C या AC2, A3C, वो एक अलग बात है, उसमें मत जाओ वैसे। तुम बस याद रखो, ए बी के साथ रिएक्ट करता है, ए सी के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे ए इसमें भी कॉमन है, ए इसमें भी कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है। तो जब बी और सी आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो भी कोई कंपाउंड बनाएंगे BC टाइप का, है ना। तो इस प्रकार से जब कंपाउंड बन जाएगा तो एक तो बनेगा AB, एक बना AC, एक बना BC, ठीक है। तो वो ये कहना चाहता है कि ए यहाँ भी था, ए यहाँ भी है, इसका मास क्या कर लिया हमने, फिक्स कर लिया। मान लिया क्या कर लिया, मास फिक्स कर लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों में बराबर है मान लिया। तो जो ये बी और सी है, बी और सी का रेशियो देख लो, इन दोनों में देख लो, अभी यहाँ पे मत आओ, इन दोनों में बी और सी का रेशियो देखो। मान लिया इसमें बी और सी का रेशियो है बेटा 2 और 1, तो वो बोल रहा है जो ये BC बनेगा वो भी इन दोनों में भी बी और सी का रेशियो 2:1 रहेगा, B 2 रहेगा, C 1 रहेगा, या इसका मल्टीपल, मल्टीपल मतलब ये रहेगा 4 और ये रहेगा 2। तो इस तरीके से मतलब डबल हो सकता है। तो वो ये कहना चाहता है कि उसी रेशियो में 2:1 यहाँ था, 2:1 यहाँ था, तो 2:1 का रेशियो क्या आया, 1:1, ठीक है, उनके मास का, ठीक है। तो एक 2:1 है और एक है 4:2, तो इनका रेशियो क्या आया, इनका रेशियो आया 1:2, 2:1 पूरे का 4:2 के हिसाब से रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो आया 1:2। तो वो या तो उसी रेशियो में हो सकते हैं दोनों, या वो 1 है तो वो क्या होगा 2। एक सिंपल रेशियो क्या करेंगे, वो बियर करेंगे, ये कहना चाहता है। सिंपल सी कहानी है, पता नहीं घुमा फिरा के दे रखा है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लिया मेरे पास है हाइड्रोजन, यहाँ पे मेरे पास मान लिया क्या है कार्बन, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन। वो बोल रहा है जब हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ते हैं तो मान लिया CH4 बनाते हैं, क्या बनाते हैं CH4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं H2O। कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं CO2, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो जो ये H है ये एक प्रकार से क्या है, A की तरह, A लिया था मैंने वहाँ। ये कार्बन किसकी तरह है, B की तरह, और जो ये ऑक्सीजन है किसकी तरह है, C की तरह। C मतलब ये वाला C, और ये C कार्बन के लिए है, कभी C को C मान जाओ, ठीक है। तो HC मतलब AB जो कंपाउंड बना AB, वो क्या बना CH4। HO का जो कंपाउंड बना AC का, तो AC का कंपाउंड क्या है H2O, ठीक है। अब इन दोनों में H कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है H। यहाँ पे H कितना है 4, H कितना है 4, यहाँ पे H कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है
16। यहाँ पे कार्बन कितनी है 12, ठीक है। तो इसको पहले तो ये देख लो कि इन दोनों का जो रेशियो है, इसका कार्बन का और इसका ऑक्सीजन का, जब वो आपस में जुड़ेंगे, इनको छोड़ दो, ठीक है। ए और बी मतलब मैंने क्या बोला था कि जो ए वाली चीज़ है उसको छोड़ दो, तुम सिर्फ देखो बी और सी को। बी कौन है यहाँ पे, सी, और बी सी है ना, और ये क्या है, क्या बोल रहे थे, सी ऑक्सीजन है। तो कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 16, ठीक है। यहाँ पे CO2 की जगह CO ले सकते हैं हम, ठीक है। तो CO भी बनाता है ना कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो बस समझाने के लिए एग्जांपल है, और जैसे जिस तरीके से समझा रखा बुक में भी। तो 12 और 16 का रेशियो जब CO बनेगा, CO क्या है BC है ना, B कार्बन C ये ऑक्सीजन। तो B का मास कितना होता है 12, जो एटॉमिक मास होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो जो 12:16 है वही 12:16 तो यहाँ भी है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से क्या कर लिया कि जब एक को फिक्स कर लेंगे तो दूसरे का मास उसके हिसाब से क्या आ जाता है, या तो उसी रेशियो में आ जाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, या उनका मल्टीपल आ जाता है। क्या आ जाता है मल्टीपल। तो इस तरीके से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है भाई। अब इसको आप CO2 के हिसाब से भी देख सकते हो, ये नहीं कि CO के हिसाब से, ये तो मैंने बराबर करने के लिए CO वाला ले लिया। आप इसको CO2 के भी हिसाब से देख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। कैसे इसमें जो है वो सेम आएगा कि आप इसमें जैसे बुक में दे रखा है कि यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे O, तब जब उनका कंपाउंड बनाओगे, एक CH4 बन गया, एक H2 बन गया और एक बन गया CO2। तो जब उनका रेशियो देखोगे तो भी वो क्या आएंगे, उसी रेशियो में आएंगे, उसके क्या होंगे मल्टीपल होंगे। तो इस तरीके से उसने बोला है कि हर एक कार्बन अगर 4 होगा, ध्यान दो उसने मतलब बुक में क्या दे रखा है, जब यहाँ पे CO2 लोगे, ये भी बता देता हूँ। देखो अगर CH4 है, H2O है और CO2 है, CO का तो समझा दिया, बराबर रेशियो आ गया किसका, कार्बन का और ऑक्सीजन का, जब CO मिलेंगे। अब यहाँ पे भी बराबर आएगा, कैसे, H कितना था 4, तो कार्बन कितना था 12, H कितना था 2, तो ऑक्सीजन कितना था 16। CO2 में तो देख ही लेंगे 12:32 है, जो कि क्या है 3:8 पहले भी निकाल चुके हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों में कार्बन बराबर नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन बराबर नहीं है, लेकिन अगर इन हाइड्रोजन को दोनों को आप बराबर कर लो, दोनों को क्या कर लो बराबर, तो बराबर करोगे तो 2 का क्या हो जाएगा मल्टीपल 4, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 16 का क्या हो जाएगा 32, और 4 और 12 तो बराबर हैं ही, 4 और 12 क्या है बराबर, ठीक है। CO2 का देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 4 12 4 32 दोनों में 4 कॉमन है, और यहाँ पे क्या रह गया 12:32। यहाँ भी तो क्या था 12:32, तो यहाँ भी क्या आएगा 3:8, और यहाँ भी क्या आएगा 3:8। तो इन दोनों का रेशियो किसका, कार्बन का और ऑक्सीजन का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, किसमें CO2 में, वो क्या रहेगा सेम रहेगा 3:8 3:8, या उसका क्या हो सकता है मल्टीपल हो सकता है, क्या हो सकता है मल्टीपल। तो बस डेफिनेशन याद करनी है, ये तो इतना समझाने के लिए बता दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल। डेफिनेशन ये कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ 2 एलिमेंट AB, जो रेशियो है AB का, ठीक है, जो कि एक फिक्स मास C के साथ जुड़ रहे थे, ये फिक्स मास C को लेके चल रहे हैं, मतलब ये C को ऊपर लेके चल रहे हैं, बुक में C को ऊपर लेके चल रहे हैं B और A से मल्टीप्लाई करके, फिर बाद में A और B का रेशियो निकाल रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं A के साथ। तो आप बुक जो जिस तरीके से हमने पढ़ा है उसको आप ये भी बोल सकते हो कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट, कौन से 2 एलिमेंट B और C, आप B और C लिखोगे जिस तरीके से आपने सीखा है, ठीक है। कंबाइंड सेपरेटली विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट A इज आइदर द सेम, तो जो रेशियो है वो क्या रहेगा, या तो रहेगा सेम, ठीक है, और सम मल्टीपल, या उसका क्या हो सकता है मल्टीपल हो सकता है। कब, जब वो A, जो बुक में तो दे रखा है AB, हम बोलेंगे B और C, जब B और C आपस में जुड़ेंगे तो उसका जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है सेम। तो आप AB की जगह तो क्या कर लेंगे BC बुक में, और C की जगह लिख लेंगे A, क्योंकि हमने इसी तरीके से सीखा है, हमने A को ऊपर लिया है B और C को नीचे, इसने C को ऊपर लिया है AB को नीचे, और बोल रहा है जब AB आपस में जुड़ेंगे तो रेशियो क्या रहेगा सेम या उसका मल्टीपल। हम बोलेंगे B और C जुड़ेंगे तो उनका रेशियो रहेगा सेम या उसका मल्टीपल। तो हमने इस तरीके से पढ़ा है। तो आप बुक में जो डेफिनेशन है वो याद करोगे तो आप डायग्राम ऐसे याद रखोगे, और अगर आप मेरे वाला याद करोगे ABC
तो आप बी उस बुक में ए बी दे रखा है, उसकी जगह करोगे बी सी और सी की जगह लिखोगे ए। तो ये इस तरीके से बुक में द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी, इसकी जगह कर दोगे क्या बी एंड सी, कंबाइंड सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। तो बुक में सी दे रखा है, उसकी जगह आप क्या करोगे थर्ड एलिमेंट ए, बाकी सब सेम लिखना है। तो ये था भाई चारों लॉ जो तुम्हें पढ़ने हैं। एक गेल लुसक वॉल्यूम्स है, और ऐसे देखने में उसकी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, वो आता भी नहीं ज़्यादा। तो ये थे भाई आपके 4 लॉ, चारों की सिर्फ डेफिनेशन करनी है और थोड़ा सा समझना है कि कैसे होता है। एटम कंपाउंड तो बनेंगे, CO2 बनेगा, रोक नहीं सकते उसको, H2O बनेगा, CH4 बनेगा, बने हुए हैं दुनिया में बहुत सारे हैं। हमने उनको नहीं बनाया किसी रूल से, हम उनको रूल से नहीं चला रहे, पर वो जिस तरीके से जुड़े हैं तो हमने उनमें रूल ढूंढ लिया है और उस रूल को याद कर रहे हैं। ये है बस इन रूल्स का या लॉ का मतलब। फिर हमें उनको याद कर लेना कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है, बनाए गए हैं तो अब याद करने हैं। तो एक नंबर में डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन याद करनी है भाई, ठीक है। चलो, थैंक यू।